मरते हुए शोएब ने कहा, हाथ काट दिया है, मुझे मार दिया है, लेकिन सच के हाथ नहीं पंख होते। उनकी हत्या ने पूरे भारत को हिला दिया। अब बात बर्दाश्त के बाहर जा चुकी थी। पटेल ने कहा कि अब बहुत हो गया, अब कोई समझौता नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ न्याय होगा। हालांकि ये हैदराबाद की कहानी में एक और पेच था। हैदराबाद की लड़ाई सिर्फ भारत सरकार और निजाम के बीच नहीं थी, वहां एक तीसरा खिलाड़ी भी था, जो कम्युनिस्ट पार्टी। तेलंगाना के गांवों में जमींदारों को बहुत जुर्म था। रजाकारों से निपटने के लिए कम्युनिस्टों ने किसानों को हथियार दे दिया। दिन में गांव रजाकारों से डरते थे, लेकिन रात में कम्युनिस्टों का राज चलता था। उन्होंने 3000 गांवों पर कब्जा कर लिया। पटेल, जो बहुत दूर की सोचते थे, उन्हें डर था कि अगर निजाम कमजोर पड़े और भारत ने कब्जा नहीं किया तो हैदराबाद पर कम्युनिस्टों का कब्जा हो जाए और तब भारत के बीचों बीच एक चीन जैसा हिस्सा बन जाएगा। इसलिए पटेल के लिए यह करो या मरो वाली स्थिति थी। भारत सरकार ने इसके बाद हैदराबाद के सारे रास्ते बंद कर दिए। पेट्रोल, नमक, दवाइयां, हथियार सब रोक दिया। लेकिन रजाकारों के पास नए नए हथियार आ रहे थे। सवाल यह था कि ये कहां से आ रहे हैं, और जवाब था आसमान से। यह काम कर रहा था सिडनी कार्टन नाम का एक आदमी। सिडनी कार्टन ऑस्ट्रेलिया का एक पायलट था और हथियारों का तस्कर था। निजाम ने उसे मुंह मांगी कीमत पर काम पर रखा था। कार्टन के पास बड़े बड़े प्लेन थे। रात के अंधेरे में पाकिस्तान को उड़ार भरता, प्लेन में हथियार और पेट्रोल भरा होता और समुद्र के ऊपर उड़ता। भारतीय वायुसेना की रडार से बचने के लिए प्लेन को पानी के एकदम सटा कर उड़ाता और फिर गोवा के रास्ते हैदराबाद में घुस जाता। रात में हैदराबाद के गुप्त हवाई पट्टियों की मसाले जलाई जाती। कार्टन का प्लेन उतरता, हथियार गिराता और बदले में निजाम का सोना लेकर वहां से वापस उड़ जाता। भारत की वायुसेना ने उसे पकड़ने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर बार वो बादलों में छिप कर निकल जाता। ऐसे एक आदमी ने हैदराबाद को महीनों तक सप्लाई किया। हैदराबाद ने भारत के एक अधिकारी थे, के.एम. मुंशी। उनकी हालत खराब थी। वह अधिकारी कम और कैदी ज्यादा हो गए। निजाम ने उन्हें घर में नजरबंद कर रखा था। उनकी बिजली पानी की लाइन काट दी गई थी। फोन ट्रैक होते थे और घर के बाहर 24 घंटे रजाकार की नंगी तलवारों लेकर पहरा था। हालांकि मुंशी पटेल को गुप्त संदेश भेजते थे, कभी सब्जी के टोकरी में तो कभी धोबियों के कपड़ों के गट्ठर में और कभी कभार मिठाइयों के डिब्बे में चिट्ठियां लिखकर दिल्ली भेजी जाती थी। मुंशी ने अपनी डायरी में लिखा था कि कल रात रजाकारों ने मेरे घर को मेरे घेरा और गेट पर गोलियां चलाई। रिजवी ने कहा, जिस दिन भारतीय सेना ने हमला किया सबसे पहले मुझे और मेरे परिवार को मारा जाएगा। लेकिन ये सब जानते हुए मुंशी डरे नहीं, डटे रहे। पटेल के आखिरी संदेश भेजा, सर थोड़ा पक चुका है, अब इंतजार मत कीजिए। फिर आई तारीख सितंबर 1948। दिल्ली में टेंशन बहुत ज्यादा था। प्रधानमंत्री नेहरू और कुछ बड़े नेता हमले के पक्ष में नहीं थे। उन्हें डर था कि हमला हुआ तो पाकिस्तान कश्मीर में गड़बड़ करेगा या फिर देश में दंगे हो जाएंगे। उस दौर में आर्मी जनरल चीफ बुचर एक अंग्रेजी आर्मी थे, वो भी डरे हुए थे। उन्होंने पटेल से कहा कि सरदार, हैदराबाद के पास भारी हथियार, हमारे टैंक फंस सकते हैं, लड़ाई लंबी खिंच सकती है, हमें रुकना चाहिए। लेकिन
12 सितंबर की दोपहर पटेल ने एक मीटिंग बुलाई। जनरल की रिपोर्ट को साइड में रखकर पटेल ने आंखों में गुस्सा था। कहा, हैदराबाद का इलाज नहीं किया गया तो कल भारत का नक्शा बिगड़ेगा। मैं इतिहास को क्या जवाब दूं? आप बस मुझे फौज दीजिए। नेहरू उस वक्त दिल्ली में नहीं थे। पटेल ने मौके का फायदा उठाया और आदेश दिया, कल सुबह भारतीय सेना कूच करेगी। मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन पोलो। हैदराबाद में दुनिया के सबसे ज्यादा पोलो के मैदान हैं। इसलिए युद्ध का पहला दिन आया 13 सितंबर 1948। सुबह 4 बजे भारतीय सेना ने मेजर जनरल JN के चौधरी के साथ दो तरफ से हमला किया। रजाकारों ने बड़ी बड़ी बातें कही थी कि वो भारतीयों के टैंक को खा जाएंगे, लेकिन जैसे ये भारतीय सेना की बड़े टैंकों की आवाज सुनाई देती है, रजाकारों का सारा नशा उतर गया। हैदराबाद की सेना ने पुल को उड़ाने का प्लान बनाया था, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने हवलदार बचिस्तर सिंह के साथ मिलकर गोलियों के बीच दौड़कर उस पर कब्जा कर लिया और बम के तार काट दिए। रजाकार जो निहत्थे लोगों को मारने से शेर थे, अब भारतीय फौज के सामने चूहे साबित हो रहे थे। वे अपनी वर्दियों को उतारकर झाड़ियों में छिप रहे थे।